Hello, aspirants. Welcome to Shy Educators. Grab a pen and a notebook. Let's get started. This is your fifth lecture of Environment, Ecology, and Biodiversity. What we have learned so far, we read about environment, we read about ecology, we read about functions of ecosystem in detail, everything from basics to advanced. Now, we will read about biodiversity in brief, and then in next lecture we will read biodiversity, loss of biodiversity, conservation of biodiversity in detail. Okay, let's get started without wasting any further more time. चलिए, बायोडाइवर्सिटी होता क्या है? व्हाट इज बायोडाइवर्सिटी? बायोडाइवर्सिटी हम किस चीज़ को बोलेंगे? बायोडाइवर्सिटी क्या होती है? असल में एक वैरायटी होती है। क्या होती है? वैरायटी। किस चीज़ की वैरायटी? प्लांट्स की। किस चीज़ की वैरायटी? एनिमल्स की। और जो माइक्रोबियल लेवल पे स्पीशीज़ होती है, ठीक है ना, माइक्रोबियल स्पीशीज़, ठीक है ना, और उनमें जो जेनेटिक वेरिएशंस होती है, क्या होती है? जेनेटिक वेरिएशंस। व्हाट आर जेनेटिक वेरिएशंस? प्रीवियसली हमने एडेप्टेशन में, होम्योस्टेसिस में, इकोलॉजिकल सक्सेशन में हर जगह बोला कि जेनेटिक वेरिएशंस क्या होती हैं। जैसे कि होमोसेपियंस, हमारी जो स्पीशीज़ है होमोसेपियंस, हम में कितनी वेरिएशंस हैं? अफ्रीका में देखो डिफरेंट वेरिएशन देखने को मिलेगी, चाइना में डिफरेंट, इंडिया में डिफरेंट, हर जगह थ्रू आउट ग्लोब, थ्रू आउट अर्थ आपको क्या देखने को मिलेगा? वेरिएशन। वो क्या है? असल में एक जेनेटिक वेरिएशन है। क्यों होती है जेनेटिक वेरिएशन? क्योंकि हमें अडेप्ट करना पड़ता है इन्वायरमेंटल कंडीशन के साथ। चलिए, ओके, तो अब आपने देखा कि बायोडाइवर्सिटी होती क्या है। अगर हम बायोडाइवर्सिटी के बारे में देखें, टोटल स्पीशीज़ जो अभी तक डिस्कवर की गई है, एस्टिमेट लगाया गया है कि 8.7 मिलियन स्पीशीज़ अभी तक जो है वो डिस्कवर की गई है, ठीक है ना, जिसमें से आपका अगर हम देखें 6.5 मिलियन जो है, 6.5 मिलियन स्पीशीज़ कहाँ पे है? लैंड में है, और 2.2 रिमेनिंग 2.2 कहाँ पे है? ओशन में, राइट? बात समझ आ रही है? दैट कंप्राइजेज ऑफ 8.7 मिलियन स्पीशीज़ विच हैव बीन डिस्कवर्ड सो फार। अगर अब हम बात करें जो 6.5 मिलियन स्पीशीज़ जो अभी हमने लैंड पे डिस्कवर की है, कहाँ पे? लैंड पे डिस्कवर की है, ये कितना कंप्राइज करता है? कहा जाता है कि 86% अभी अनडिस्कवर्ड है लैंड पे स्पीशीज़। कितनी? 86% अनडिस्कवर्ड। व्हाट डज़ दैट मीन? अगर लैंड पे 100% स्पीशीज़ अभी है जो हमने डिस्कवर नहीं की है, जिसमें से हमने सिर्फ 6.5 मिलियन डिस्कवर की है, दैट मीन्स ये जो 6.5 मिलियन है ये 14% ही है। रिमेनिंग 86% कितना है? वी डू नॉट नो दैट। बात समझ आ रही है? ये जो 100% स्पीशीज़ लैंड पे है, इसमें से हमने 6.5 मिलियन स्पीशीज़ अभी डिस्कवर की है, जो कंप्राइज करता है 14%। लैंड पे कितनी है अभी? 100% मान के चलो x, ठीक है ना। तो इसका 86% जो है वो अभी अनडिस्कवर्ड है, पता ही नहीं हमें। सिर्फ 14% ही हमने डिस्कवर की है, जो कि 6.5 मिलियन बनाता है। इसी तरह अगर हम ओशन की बात करें, राइट, ओशन में कितनी है? 2.2 मिलियन। दैट मीन्स इसका भी अगर हम 100% देखें, एक्स मान लो, उसमें से 2.2 मिलियन जो है डिस्कवर्ड है और रिमेनिंग अनडिस्कवर्ड है। रिमेनिंग कहा जाता है 91% अनडिस्कवर्ड है। दैट मीन्स ये 2.2 मिलियन अभी 9% ही हमने डिस्कवर की है, रिमेनिंग 91% अनडिस्कवर्ड है। बात समझ आ रही है? दैट इज़ योर बायोडाइवर्सिटी। बात समझ आ रही है? राइट, लार्ज प्रोपोर्शन ऑफ स्पीशीज वेटिंग टू बी डिस्कवर्ड। बात समझ आ रही है? अब अगर हम बात करें, 1.2 मिलियन स्पीशीज़ है जो हमने फॉर्मली डिस्क्राइब की है, अच्छे से जिनको हमने डिस्क्राइब किया है फॉर्मली। अभी मोर देन 70% जो स्पीशीज़ है जो हमने रिकॉर्ड की है, उसमें से हमने देखा एनिमल्स, प्लांट्स में क्या आएगा आपका? एल्गे, ठीक है ना, फंजाई, आपका एंजियोस्पर्म, ब्रायोफाइटा, बाकी सारे जिम्नोस्पर्म्स, ये आपके प्लांट किंगडम में आपकी मैम ने डिटेल में पढ़ाया, ओवरव्यू दिया है, ठीक है ना। ये कितना कंप्राइज करते हैं? 22%। कितना? 22% ऑफ टोटल जो भी हमने अभी तक, ये जो 70% है, ये किसकी बात हो रही है? जो 8.7 मिलियन हमने टोटल डिस्कवर की थी अभी तक, उसमें से 70% एनिमल्स एंड 22% जो है प्लांट्स। बात समझ आ रही है? अगर आप ये पिक्चर देखेंगे यहाँ पे, ये इनवर्टिब्रेट्स वर्टिब्रेट्स क्या होते हैं, मैम ने आपके एनिमल किंगडम में डिटेल में पढ़ाया हुआ है। जैसे कि बाकी एनिमल्स आपका इतना प्रोपोर्शन बनाता है,
ठीक है ना। क्रस्टेशियंस आपका इतना प्रोपोर्शन बनाता है, मोलस्कस इतना पोर्शन बनाता है। आप देखिए इंसेक्ट्स कितना पोर्शन बनाती है, पाई चार्ट आप अच्छे से देखिए, इसमें से आप बटरफ्लाई आपकी आती है, बाकी सारी इंसेक्ट्स आते हैं, ठीक है ना, फ्लाइंग इंसेक्ट्स है, क्रॉलिंग इंसेक्ट्स है, ये आपका ज़्यादातर पोर्शन ये बनाता है इनवर्टिब्रेट्स में। वर्टिब्रेट्स में अगर हम बात करें तो ज़्यादातर हमने फिशेस ही डिस्कवर की है। मैमल्स का पोर्शन आप देख सकते हो, बर्ड्स का, रेप्टाइल्स का, एम्फीबियंस का। प्लांट्स में अगर हम बात करें ज़्यादातर फंजे आपको देखने को मिलेगा, एंजियोस्पर्म्स देखने को मिलेंगे, बाकी सारे लाइकन्स है, एल्गे है, फर्न्स है, बाकी एलाइज है इस चीज़ के, ये बहुत ही कम प्रोपोर्शन में आपको देखने को मिलेगा। ये ग्लोबल डाइवर्सिटी की बात हो रही है, ठीक है ना। अब चलिए कुछ टर्म्स देखते हैं डाइवर्सिटी के रिलेटेड। चलिए नाउ लेट्स सी सम स्पेशल टर्म्स रिलेटेड टू बायोडाइवर्सिटी। सबसे पहले बायोडाइवर्सिटी अगर हम डेफिनेशन देखें, WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने क्या दिया है बायोडाइवर्सिटी का डेफिनेशन। उन्होंने बोला है कि जो बायोडाइवर्सिटी है अंडरपिन्स, क्या बोला उन्होंने, बायोडाइवर्सिटी अंडरपिन्स ऑल लाइफ ऑन अर्थ एंड रेफर्स टू बायोलॉजिकल वेराइटी इन ऑल फॉर्म्स। मतलब इन्होंने बोला है ऑल लाइफ ऑन अर्थ, ये इन्होंने डेफिनेशन दी है, इस चीज़ को कहते हैं बायोडाइवर्सिटी। और क्या बोला है कि जो भी बायोलॉजिकल वैरायटी है, क्या है, जो भी बायोलॉजिकल वैरायटी है, चाहे वो जेनेटिकल वेरिएशंस हैं, इन ऑल इट्स फॉर्म्स, हर एक फॉर्म में, ठीक है ना, इस सब को मिला के हम कहते हैं बायोडाइवर्सिटी, ठीक है ना। बात समझ आ रही है। अब हम देखेंगे टर्म्स क्या क्या बायोडाइवर्सिटी में हमें याद रखनी है। सबसे पहले स्पीशीज़ रिचनेस। स्पीशीज़ रिचनेस क्या होती है, अगर आपसे पूछा जाए, स्पीशीज़ रिचनेस कुछ नहीं होता, असल में ये मेजर होता है। क्या होता है, हम मेजर करते हैं, क्या चीज़ मेजर करते हैं, नंबर ऑफ़ स्पीशीज़। नंबर ऑफ़ स्पीशीज़ कहाँ पे, एक कम्युनिटी में। कम्युनिटी क्या है, प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा है, यू कैन चेक दैट आउट इन डिटेल व्हाट एक्चुअली इज़ कम्युनिटी, ठीक है। नंबर ऑफ़ स्पीशीज़ हम मेजर करते हैं एक कम्युनिटी में, ठीक है। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट की हमने एग्जाम्पल ली थी, ये एक टेरेस्ट्रियल क्या है, इकोसिस्टम है। बात समझ आ रही है। इसी तरह कोरल रीफ्स, कोरल रीफ्स आपके कहाँ पाए जाते हैं, आपने देखा होगा मरीन इकोसिस्टम में, ठीक है ना, कोरल रीफ्स आपने देखा होगा। इसमें हम डिटेल में आगे जाके बात करेंगे, जब हम वेटलैंड्स के बारे में पढ़ेंगे, बायोम्स के बारे में पढ़ेंगे, वहाँ हम कोरल रीफ्स के बारे में पढ़ेंगे, वहाँ पे कोरल ब्लीचिंग के बारे में हम बात पढ़ेंगे। जब हम बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन की बात करेंगे, वहाँ पे हम कोरल ब्लीचिंग के बारे में भी बात करेंगे, पूछा जा सकता है। तो स्पीशीज़ रिचनेस आपको समझ आया होगा। अब एक और टर्म आती है यहाँ पे, स्पीशीज़ इवननेस। क्या, इवननेस। इवननेस क्या होता है, डबल एन, इवननेस। डोंट फोकस ऑन स्पेलिंग और हैंड राइटिंग, जस्ट अंडरस्टैंड द बेसिक कॉन्सेप्ट। स्पीशीज़ इवननेस क्या होता है, ये भी एक मेजर है। क्या चीज़, किस चीज़ का मेजर है ये, रिलेटिव एबंडेंस। क्या, रिलेटिव एबंडेंस ऑफ डिफरेंट स्पीशीज़, ठीक है ना, उस पर्टिकुलर एरिया में, ठीक है ना, कि भाई साहब अगर ये स्पीशीज़ इतनी है, दूसरी स्पीशीज़ ये फॉर एग्जांपल ए है एज़ कम्पेयर टू बी, ठीक है ना, इनका हम आपस में मेजर करेंगे कि भाई साहब ज़्यादा दोनों है या एक कम है, एक ज़्यादा है, ठीक है ना, इवननेस। बात समझ आ रही है। हर एक स्पीशीज़ ठीक ठाक मेजर में है, ठीक ठाक क्वांटिटी में है। बात समझ आ रही है। तो वैरायटी ठीक ठाक है हर एक स्पीशीज़ की, इसको कहेंगे स्पीशीज़ इवननेस। बात समझ आ रही है। अब इसमें कंसेप्ट आता है लो इवननेस क्या चीज़ है। लो इवननेस क्या चीज़ है, जहाँ पे फ्यू स्पीशीज़ डोमिनेंट होती है, ज़्यादा स्पीशीज़ डोमिनेंट नहीं है, फ्यू स्पीशीज़ डोमिनेंट है। फॉर एग्जांपल ये एक इकोसिस्टम है, ठीक है ना, इसमें काफ़ी सारे हैबिटेट्स है। बात समझ आ रही है। इसमें कुछ स्पीशीज़ ज़्यादा डोमिनेंट है, कुछ स्पीशीज़ बहुत ही कम मकदार में पाई जाती है। ये देखो, ऐसे देखो आप, ये फॉरेस्ट है आपका, फॉरेस्ट ए, फॉरेस्ट बी, फॉरेस्ट ए, फॉरेस्ट बी। अगर हम फॉरेस्ट ए में बात करें, 2 टाइगर है, ठीक है ना। फॉरेस्ट बी में क्या है, 1 टाइगर है, ठीक है ना। यहाँ पे 6 डियर है और 7 रैबिट है। इसी तरह फॉरेस्ट बी में अगर हम बात करें, यहाँ पे 6 डियर है, ठीक है ना, 6 डियर है और 8 रैबिट है। बात समझ आ रही है। तो अब बोथ सैंपल्स को अगर हम अच्छे से देखें, इनमें सेम रिचनेस है, मतलब 3 स्पीशीज़, ठीक है ना, 3, ये आपका टाइगर है, डियर है, ये आपका ये है, ठीक है। इसमें भी 3 स्पीशीज़ है, इसमें भी 3 स्पीशीज़ है, तो दोनों में सेम स्पीशीज़ रिचनेस है, ठीक है ना। लेकिन नंबर ऑफ़ इंडिविजुअल्स कितने हैं, यहाँ पे कितने हैं, अगर आप कैलकुलेट करोगे, फॉर एग्जांपल 15 आता है ये, ठीक है ना, और यहाँ पे कैलकुलेट करोगे तो यहाँ पे भी 15 ही आएगा।
हावेवर अगर हम ए की बात करें, ए में मोर इवननेस है देन बी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 2 है, 6 है, यहाँ पे देखो टाइगर एक ही है लेकिन ये ज़्यादा क्वांटिटी में है, तो इवननेस यहाँ पे ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू देयर। नाउ यू गॉट द पॉइंट ऑफ इवननेस। अब देखो, अब कुछ टर्म्स आती है बायोडाइवर्सिटी में। अल्फ़ा बायोडाइवर्सिटी क्या होती है? क्या अल्फ़ा बायोडाइवर्सिटी क्या होती है? बायोडाइवर्सिटी क्या होती है? अल्फ़ा बायोडाइवर्सिटी की अगर हम बात करें, इसमें आता है अल्फ़ा, बीटा एंड गामा डाइवर्सिटी। ठीक है, अल्फ़ा डाइवर्सिटी क्या होती है? अल्फ़ा डाइवर्सिटी सिंपली ये एक डाइवर्सिटी होती है एक पर्टिकुलर एरिया और इकोसिस्टम में। क्या हम इसको क्या रख सकते हैं? बोल सकते हैं कि भाई ये इट रेफर्स टू डाइवर्सिटी, इट रेफर्स टू डाइवर्सिटी, हम ऐसे लिख सकते हैं, इट रेफर्स टू डाइवर्सिटी विद इन क्या, एक पर्टिकुलर एरिया में। बात समझ आ रही है? इसको कहेंगे हम अल्फा डाइवर्सिटी, एक पर्टिकुलर एरिया में या इकोसिस्टम में। ठीक है, इकोसिस्टम ज़्यादा बेटर टर्म रहेगा, इकोसिस्टम में। ठीक है ना। और ये हम कैसे एक्सप्रेस करते हैं? अल्फा सिंपली नंबर ऑफ स्पीशीज़। ठीक है ना, स्पीशीज़ रिचनेस हमने देखा था ऊपर, स्पीशीज़ रिचनेस क्या होता था? वो नंबर ऑफ स्पीशीज़ था, तो वही है नंबर ऑफ स्पीशीज़ ही आपका क्या है? अल्फा डाइवर्सिटी। क्या? अल्फा डाइवर्सिटी। उसके बाद आपका क्या आता है? बीटा डाइवर्सिटी। व्हाट इज बीटा डाइवर्सिटी? बीटा डाइवर्सिटी किसको हम कहेंगे? देखो, बीटा डाइवर्सिटी हम उस चीज़ को कहेंगे, ये कंपेयर करता है, क्या करता है? कंपेयर करता है डाइवर्सिटी। किस चीज़ की डाइवर्सिटी कंपेयर करेगा? दो इकोसिस्टम्स के बीच में या दो से ज़्यादा इकोसिस्टम्स के बीच में। कंपेयर्स डाइवर्सिटी बिटवीन इकोसिस्टम्स। बात समझ आ रही है? ये ऐसे हम मेजर करते हैं, उसको हम कहते हैं बीटा डाइवर्सिटी। अच्छा, तो फिर गामा क्या होती है? बात समझ आ रही है? गामा डाइवर्सिटी क्या होती है? गामा डाइवर्सिटी आपकी ओवरऑल मेजर करती है। क्या करती है? ओवरऑल मेजर डाइवर्सिटी डिफरेंट डिफरेंट इकोसिस्टम। यहाँ पे बिटवीन इकोसिस्टम्स ये कंपेयर कर रही थी, लेकिन ये मेजर कर रही है। क्या कर रही है? मेजर कर रही है ओवरऑल ऑफ डिफरेंट इकोसिस्टम्स। क्या? डिफरेंट इकोसिस्टम्स। बात समझ आ रही है? अब आपको समझ आया अल्फा, बीटा एंड गामा डाइवर्सिटी। पूछा जा सकता है, बेसिक सा कॉन्सेप्ट है। अल्फा क्या होता है, बीटा डाइवर्सिटी क्या होता है, गामा डाइवर्सिटी क्या होता है। फिर से देखो, अल्फा डाइवर्सिटी क्या होती है? ये रेफर करती है तमाम जो डाइवर्सिटी होती है विद इन ए पर्टिकुलर एरिया, एक पर्टिकुलर इकोसिस्टम की बात कर रही है। ठीक है ना। जैसे कि स्पीशीज रिचनेस कैसे मेजर करते हैं? नंबर ऑफ स्पीशीज इस इकोसिस्टम में कितनी पाई जाती है। बीटा डाइवर्सिटी क्या है? ये कंपेयर करती है बिटवीन इकोसिस्टम्स। गामा क्या है? ये ओवरऑल मेजर करती है डाइवर्सिटी डिफरेंट इकोसिस्टम्स की। यहाँ पे कंपैरिजन का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, कंपैरिजन का बीटा डाइवर्सिटी में कॉन्सेप्ट है। तो ऐसे हम डिफरेंट डाइवर्सिटीज़ देखते हैं। अच्छा, और एक आती है जिसको कहते हैं हम जेनेटिक। क्या कहते हैं? जेनेटिक डाइवर्सिटी। बात समझ आ रही है? जेनेटिक डाइवर्सिटी क्या चीज़ होती है? जेनेटिक डाइवर्सिटी हम क्या करते हैं? ये टोटल नंबर ऑफ जेनेटिक कैरेक्टरिस्टिक्स है। जेनेटिक मेकअप हम कहेंगे, एक स्पीशीज़ का एक जेनेटिक मेकअप होगा, अपने जीन्स हो गए, एक वेरिएशन होगा उसमें। ये टोटल नंबर ऑफ जेनेटिक कैरेक्टरिस्टिक्स, टोटल नंबर ऑफ जेनेटिक कैरेक्टरिस्टिक्स हम मेजर करते हैं, उसको कहते हैं जेनेटिक डाइवर्सिटी। ठीक है। फॉर एग्जांपल एक सिंगल स्पीशीज़ है ना, जैसे कि हमने क्या देखा ऊपर, होमोसेपियंस। होमोसेपियंस हम, ठीक है ना, हम में क्या है? चाइनीज़ भी है, अफ्रीकन भी है। बात समझ आ रही है? आई एम नॉट बीइंग रेसिस्ट, दिस इज साइंस। ठीक है, इंडियन भी है, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। ये हमारे अंदर एक जेनेटिक वेरिएशन है, तो उसको हम कहेंगे जेनेटिक डाइवर्सिटी। बात समझ आ रही है? ये क्यों होती है? रिसेंटली हमने देखा एडेप्टेशन के पर्पज से होती है। वी वॉन्ट टू अडेप्ट विद द इन्वायरमेंटल कंडीशंस टू सर्वाइव, टू कैरी ऑन द डिज़ायरेबल जीन्स, उसको हम कहेंगे जेनेटिक डाइवर्सिटी। अच्छा, एक और आता है स्पीशीज़ डाइवर्सिटी। क्या आता है? स्पीशीज़ डाइवर्सिटी। व्हाट इज़ दैट? स्पीशीज़ डाइवर्सिटी क्या होती है? ये वो डाइवर्सिटी है जो हम मेजर करते हैं। क्या मेजर करते हैं? विद इन इकोलॉजिकल कम्युनिटी, एक ही कम्युनिटी के अंदर। इकोलॉजिकल कम्युनिटी, एक कम्युनिटी के अंदर, ये एक इकोलॉजिकल कम्युनिटी है, उसके अंदर हम डाइवर्सिटी मेजर करेंगे। ठीक है ना। फॉर एग्जांपल इसमें हम दोनों कंसेप्ट लगाएंगे, इवननेस भी और रिचनेस भी। बात समझ आ रही है? इवननेस क्या होती थी, रिचनेस क्या होती है, ये ऊपर हमने देखा है। तो इवननेस, रिचनेस हमने देखा, लेकिन ये हम दोनों चीज़ें कहाँ देखते हैं? एक इकोलॉजिकल कम्युनिटी के अंदर, उसको हम कहेंगे स्पीशीज़ डाइवर्सिटी। अच्छा, फिर ये इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक कंसेप्ट आता है आपका, इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी। व्हाट इज़ दैट? ठीक है, वो वाली डाइवर्सिटी जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ हैबिटेट्स में पाई जाती है। क्या?
डिफरेंट टाइप्स ऑफ हैबिटेट्स। बात समझ आ रही है? डिफरेंट टाइप्स ऑफ हैबिटेट्स, फॉर एग्जांपल डेजर्ट्स में, रेन फॉरेस्ट में, ठीक है ना, मैंग्रोव हमने देखा था, कोरल रीफ्स में हम देखेंगे, वेटलैंड्स, एस्चुरीज, ठीक है ना। ये इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी होगी, मतलब एक पर्टिकुलर हैबिटेट में हम देखेंगे, फिर डिफरेंट डिफरेंट हैबिटेट्स में हम देखेंगे, ठीक है ना, जैसे कि डेजर्ट है, रेन फॉरेस्ट में, अलग अलग करके देखेंगे, इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी। ओके, तो डाइवर्सिटी टाइप्स आपने देखा। अब एक कंसेप्ट आता है एंडेमिज्म। क्या आता है? एंडेमिज्म, एंडेमिक स्पीशीज़ जिनको बोलते हैं, या कीस्टोन स्पीशीज़, ठीक है। बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, पूछा जाएगा, ठीक है ना, इससे पहले भी पूछा गया है। एंडेमिज्म क्या है? व्हाट इज़ एंडेमिज्म? एंडेमिज्म आपका क्या है? ये एक इकोलॉजिकल स्टेट होता है। क्या होता है? इकोलॉजिकल स्टेट। किस चीज़ का? एक स्पीशीज़ का, ठीक है ना, लेकिन एक पर्टिकुलर जियोग्राफिकल लोकेशन में। बात समझ आ रही है? मेरे कहने का मतलब क्या है? फॉर एग्जांपल आइलैंड है, कोई कंट्री है, ठीक है ना, वहाँ पे एक डिफाइंड जोन है, एक हैबिटेट है, वहाँ पे जो स्पीशीज़ पाई जाती है वो इंडिजीनियस है, उस पर्टिकुलर प्लेस में, कहीं और नहीं पाई जाएंगी, ठीक है ना, वो कहीं और, दे विल नॉट बी फाउंड एल्सवेयर, इस पर्टिकुलर लोकेशन में ही वो पाई जाएंगी। उस कंसेप्ट को कहते हैं एंडेमिज्म, ठीक है ना। और इस कंसेप्ट के अपोजिट जो कंसेप्ट होता है उसको कहते हैं कॉस्मोपॉलिटन। क्या? कॉस्मोपॉलिटन डिस्ट्रीब्यूशन, जो हर जगह पाई जाती है, ठीक है। अब कुछ टाइप्स ऑफ स्पीशीज़ पे आप ध्यान दो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। टाइप्स ऑफ स्पीशीज़ एज यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन। कीस्टोन स्पीशीज़ हम किस चीज़ को कहते हैं? व्हाट डू यू मीन बाय कीस्टोन स्पीशीज़? ये वो स्पीशीज़ है जिनके एडिशन से या लॉस से एक इकोसिस्टम में ये मेजर इम्पैक्ट, मेजर चेंज लाता है बाकी स्पीशीज़ पे भी और उस इकोसिस्टम पे भी, ठीक है ना। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर एक कीस्टोन स्पीशीज़ का खात्मा हो जाता है, एक इकोसिस्टम में ख़त्म हो जाती है, तो क्या होगा? पूरा इकोसिस्टम जो है उसकी डिग्रेडेशन होगी, ठीक है ना। जैसे फॉर एग्जांपल लाइन है, टाइगर है, आपका एलिफेंट है, ठीक है ना, ये मेजर प्रेडेटर्स है, टॉप लेवल प्रेडेटर्स, ठीक है ना। अब देखो आप टॉप लेवल प्रेडेटर्स की बात देखो, यहाँ पे क्रोकोडाइल भी दिखाया गया है, राइट। इनकी वजह से कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली बाकी स्पीशीज़ की पॉपुलेशन कंट्रोल में रह रही है, इनडायरेक्टली अफेक्ट कर रही है, डायरेक्टली एंड और इनडायरेक्टली। बात समझ आ रही है? अच्छा, एंडेमिक स्पीशीज़ क्या होती है? दूसरा कंसेप्ट आपका आता है एंडेमिक स्पीशीज़। ये नेटिव होती है, जैसे हमने एंडेमिज्म देखा अभी, इसी तरह ये एक सिंगल स्पेसिफिक जियोग्राफिक लोकेशन पे पाई जाती है, बाकी किसी कंट्री में या दूसरी जगह पे ये नहीं पाई जाएंगी, ठीक है ना। ए रेयर ऑल्टरनेटिव टर्म फॉर ए स्पीशीज़ दैट इज़ एंडेमिक, ये आपको याद रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट। इसको प्रीसिंक्टिव स्पीशीज़ भी कहते हैं। बात समझ आ रही है? अगर आपको नहीं दिख रहा है दिस पर्टिकुलर वर्ड, प्रीसिंक्टिव। क्या? प्रीसिंक्टिव। बात समझ आ रही है? इसका एक ऑल्टरनेटिव टर्म है एंडेमिक स्पीशीज़ का। ये एक रिस्ट्रिक्टेड होती है एक पर्टिकुलर जियोग्राफिकल एरिया में, जैसे कि वेस्टर्न घाट्स में लाइन टेल्ड मकाको पाया जाता है, वेस्टर्न घाट्स में नीलगिरी तहार पाया जाता है, ईस्टर्न हिमालयज़ में रेड पैंडा, इसी तरह ईस्टर्न घाट्स में फ्लाइंग स्क्वेल, ईस्टर्न घाट्स में सेवेट पाया जाता है आपका। बात समझ आ रही है? यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन। ये एंडेमिक है टू दिस पर्टिकुलर लोकेशन, ठीक है ना, कहीं और नहीं पाई जाएंगी। चलिए चलिए अब देखते हैं फ्लैगशिप स्पीशीज़। फ्लैगशिप स्पीशीज़ क्या होती है आपकी? ये वो स्पीशीज़ होती है जो हम चूज़ करते हैं, इनकी कंजर्वेशन करते हैं, इनको हम डेजिग्नेट करते हैं कि ये वल्नरेबल है, ठीक है ना। बात समझ आ रही है? इनकी वल्नरेबिलिटी के बेसिस पे, अट्रैक्टिवनेस के बेसिस पे, डिस्टिंक्टिवनेस के बेसिस पे हम इनको चूज़ करते हैं। जैसे कि इंडियन टाइगर, अब देख रहे हो कितनी पॉपुलेशन इनकी डिक्लाइन हो रही है, ठीक है ना। अफ्रीकन एलिफेंट, जाइंट पांडा ऑफ चाइना, कंगारू ऑस्ट्रेलिया की अगर हम बात करें, ठीक है ना, ये इनको हम क्या कहेंगे? फ्लैगशिप स्पीशीज़। बात समझ आ रही है? चलिए, अच्छा, इंडिकेटर स्पीशीज़ हमने रिसेंटली लाइकन के बारे में देखा होगा। इंडिकेटर स्पीशीज़ हमें बता देती है कि प्रेजेंस और एब्सेंस और अबेंडेंस, इनकी प्रेजेंस, इनकी एब्सेंस या अबेंडेंस, इनकी इंडिकेटर स्पीशीज़ की। बात समझ आ रही है? इन इंडिकेटर स्पीशीज़ की प्रेजेंस हो कहीं पे या एब्सेंस हो या बहुत ज़्यादा मकदार में पाई जाए, तो वो रिफ्लेक्ट करती है, वो हमें बताती है वहाँ पे इन्वायरमेंटल कंडीशंस के बारे में, ठीक है ना। ये एक्ट करते हैं एज एन अर्ली वार्निंग मैकेनिज्म। बात समझ आ रही है? क्यों? क्योंकि ये सेंसिटिव होते हैं इन्वायरमेंटल कंडीशंस के लिए। जैसे कि इनको दूसरा नाम क्या कहते हैं? सेंटिनल स्पीशीज़, ये आपको याद रखना है, इंडिकेटर स्पीशीज़। जैसे कि लाइकन्स को माना जाता है ये एक इंडिकेटर स्पीशीज़ है। लाइकन्स को क्या माना जाता है? जैसे इंडिकेटर स्पीशीज़ है। फ्रॉग्स है, सैल्मॉन है, ठीक है। इनवेजिव एलियन स्पीशीज़ क्या होती है? ये वो एक्जॉटिक स्पीशीज़ होती है
जो जब इंट्रोड्यूस की जाए, चाहे इंटेंशनली या अनइंटेंशनली, जब ये इंट्रोड्यूस हो जाती है ये खुद को मल्टीप्लाई करती है सो रैपिडली और ये लोकल हैबिटेट को डिस्ट्रॉय कर देती है, ठीक है ना। लैंटेना, फॉल आर्मी वॉर्म, यूकलिप्टस, ठीक है ना, वैटल, ये सारे आप देख सकते हो ऑन योर स्क्रीन, दे आर सम इन्वेसिव स्पीशीज़। अब आपको कंसेप्ट पढ़ना है ताकि आप एमसीक्यू टिक कर पाओ, इतना डिटेल में आपको नहीं जाना है। व्हाट इज़ अम्ब्रेला स्पीशीज़, ठीक है ना, ये वो स्पीशीज़ है जो सिलेक्ट की गई है फॉर द कंजर्वेशन ऑफ एंटायर इकोसिस्टम। बात समझ आ रही है। फॉर एग्जांपल, ये एक इम्पॉर्टेंट पार्ट बनाती है नेशनल पार्क्स का या वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ का। कौन सी है अम्ब्रेला स्पीशीज़? टाइगर्स, ठीक है ना, जाइंट पांडास, ठीक है ना, ये कुछ अम्ब्रेला स्पीशीज़ है। बात समझ आ रही है। अगर यहाँ पे हम अम्ब्रेला स्पीशीज़ की बात करें तो टाइगर है, ठीक है ना, और भी सारी है जो हम आगे जाके कंजर्वेशन में देखेंगे, इंस्टू एक्सिटू कंजर्वेशन। बात समझ आ रही है। प्रोजेक्ट टाइगर आपने रिसेंटली देखा होगा, न्यूज़ में काफ़ी टाइम रहा है, वो भी हम डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है ना। ये कुछ एफर्ट्स हम दे रहे हैं ताकि हम वाइल्ड टाइगर्स को, अपने टाइगर्स को सेव कर पाए, ठीक है। चलिए, फाउंडेशनल स्पीशीज़ क्या होती है? ये वो स्पीशीज़ है जो डोमिनेंट प्राइमरी प्रोड्यूसर जो होते हैं इकोसिस्टम में, ठीक है ना। ये हमने प्रीवियसली भी देखा कि एक इकोसिस्टम को नाम कैसे हम देते हैं कि ये ग्रासलैंड है, ये रेन फॉरेस्ट है, ये एवरग्रीन फॉरेस्ट है, कौन सा इकोसिस्टम, जो स्पीसीज ज़्यादा डोमिनेंटली पाई जाती है, खासकर प्राइमरी प्रोड्यूसर्स, ठीक है ना, ये मेंटेन करते हैं, क्रिएट करते हैं इकोसिस्टम। जैसे कि कैल्प फॉरेस्ट में, ये आप देखो, ये कैल्प्स पाए जाते हैं, उसको कैल्प फॉरेस्ट कहते हैं। कोरल, ये आप देख सकते हो, कोरल रीफ्स में पाए जाते हैं, ठीक है ना, मरीन इकोसिस्टम में। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए, अच्छा, एक कंसेप्ट आता है आपका बायो प्रोस्पेक्टिंग। क्या आता है? बायो प्रोस्पेक्टिंग। ये बायो प्रोस्पेक्टिंग क्या होता है? ये रेफ़र करता है एक्सप्लोरिंग, मतलब हम एक्सप्लोर कर रहे हैं बायोडाइवर्सिटी। किस चीज़ के लिए हम एक्सप्लोर कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं बायो प्रोस्पेक्टिंग? हम बायो प्रोस्पेक्टिंग क्या होती है? हम एक्सप्लोर करते हैं, क्या करते हैं? बायोडाइवर्सिटी को एक्सप्लोर करते हैं। वाई? बिकॉज हमें कमर्शियली वैल्यूएबल जेनेटिक रिसोर्सेज वहाँ से निकालनी होती है। बायोमोलिक्यूल्स निकालने पड़ते हैं, बायोकेमिकल्स निकालने पड़ते हैं। बात समझ आ रही है। हम एक्सप्लोर करेंगे तभी तो पता चलेगा, इस चीज़ को हम कहेंगे बायो प्रोस्पेक्टिंग, ठीक है ना। इसमें हम इकोनॉमिक प्रोडक्ट्स डिराइव करते हैं अपने पर्पज़ के लिए, इकोनॉमिक पर्पज़ के लिए, जो इम्पोर्टेंस रखती है नेशन के लिए, ठीक है ना। अच्छा, इसी में एक कंसेप्ट आता है आपका बायो प्रोस्पेक्टिंग, आपको समझ आया होगा, बायोपायरेसी। क्या? बायोपायरेसी। व्हाट इज़ बायोपायरेसी? ये वो है जब बाकी जो डेवलपिंग जो होते हैं, डेवलपिंग कंट्रीज़, जहाँ पे बायोडाइवर्सिटी ज़्यादा नहीं पाई जाती है, और जो रिच है बायोडाइवर्सिटी में, कोई डेवलप्ड रिच बायोडाइवर्सिटी कंट्री है जहाँ पे जेनेटिक रिसोर्सेज और ट्रेडिशनल नॉलेज जो है वो बहुत ज़्यादा है, वो ये डेवलप्ड कंट्री यहाँ से चोरी चोरी, विदाउट एनी पेटेंट, विदाउट एनी ऑथराइजेशन, अपना जो ये अपने बेनिफिट के लिए लेते हैं, ठीक है। बात समझ आ रही है। ये प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन, बाकी सारी चीज़ें ये लेते हैं, इसको हम कहते हैं बायोपायरेसी। बात समझ आ रही है। और इसके लिए कुछ प्रोटोकॉल्स भी आए हैं जिसको कहते हैं नगोया प्रोटोकॉल, कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। ये भी हम आगे जाके ये कन्वेंशंस, लॉज, डिटेल में पढ़ेंगे। बात समझ आ रही है। अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया को हम डिटेल में अलग से पढ़ने वाले हैं। एज ऑफ नाउ ये बेसिक सा कॉन्सेप्ट चल रहा है आपका। इसमें हम आपको क्या याद रखना है कि टोटल 17 मेगा कंट्रीज़, मेगा डाइवर्स कंट्रीज़, क्या मेगा डाइवर्स कंट्रीज़ है जहाँ पे बायोडाइवर्सिटी पाई जाती है, एंडेमिज्म भी पाया जाता है, लाइक कुछ स्पीशीज़ इन्हीं कंट्रीज़ में पाई जाती, बाकी कंट्रीज़ में नहीं पाई जाती। टोटल कितनी आइडेंटिफाई हुई है? 17। कौन उसमें से? इंडिया भी है, जैसे ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, चाइना, कोलंबिया, एक्वाडोर, यूनाइटेड स्टेट्स, फिलीपींस, इंडिया, इंडोनेशिया, मेडागास्कर, ठीक है, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। साउथ अफ्रीका भी इसमें आता है, वेनेजुएला। ये कुछ कंट्रीज़ हैं, 17 मेगा डाइवर्स कंट्रीज़ जो आइडेंटिफाई की गई है। कौन इनको आइडेंटिफाई करता है? वर्ल्ड कंजर्वेशन मॉनिटरिंग सेंटर, WCMC, और यूनाइटेड नेशंस एनवायरमेंटल प्रोग्राम, UNEP। इन ऑर्गेनाइजेशंस को भी हम लास्ट लेक्चर में डिटेल में पढ़ेंगे, एक टेबल बनाएंगे कब, कहाँ पे, कौन सा किसका हेडक्वार्टर है और इनका काम क्या है, ठीक है ना। इसमें प्रोटोकॉल्स भी है, कन्वेंशंस भी है। चलिए, अब एक कॉन्सेप्ट आता है हॉटस्पॉट का, ठीक है। हॉटस्पॉट, व्हाट इज़ एक्चुअली बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट? बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट जो है ये एक ब्रिटिश बायोलॉजिस्ट था। कौन था? ऐसे आप लिखो, ये क्या था? एक बायोलॉजिस्ट था। कौन था? ब्रिटिश बायोलॉजिस्ट था जिसका नाम था नॉर्मन, क्या था? नॉर्मन मेयर्स। बात समझ आ रही है।
इसका नाम था नॉर्मन मेयर्स इसका नाम था, ठीक है ना। इसने बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट डिफाइन किए थे पहली बार, बात समझ आ रही है। इनको कैटेगराइज किया था किस बेसिस पे, बोला था कि कुछ बायोजियोग्राफिकल रीजन्स होते हैं जिन रीजन्स में हाई स्पीशीज़ रिचनेस, क्या हाई स्पीशीज़ रिचनेस, हमने देखा स्पीशीज़ रिचनेस क्या होता है, और डेंस एंडेमिज्म है, जाए कि कुछ स्पीशीज़ वहाँ पे पाई जा रही है लेकिन बाकी जगहों पे नहीं है, हाई एंडेमिज्म है, हाई स्पीशीज़ रिचनेस है, ठीक है ना। और कुछ सीवियर हैबिटेट लॉस भी हुआ है, ठीक है ना, उस पर्टिकुलर एरिया में समटाइम्स, क्योंकि जहाँ पे ज़्यादातर हाई स्पीशीज़ डेंस एंडेमिज्म पाई जाती है तो जाहिर सी बात है वहाँ पे आपको हैबिटेट लॉस देखने को भी मिलेगा, ठीक है ना। अब क्या हुआ, ये जो बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स है, एक 1996 में एक काम हुआ, जो ये मेयर्स था, इसके कंसेप्ट के बेसिस पे जो कंजर्वेशन इंटरनेशनल, CI जिसको कहते हैं, क्या कंजर्वेशन इंटरनेशनल, इन्होंने क्या किया 1996 में, इन्होंने बोला जो हॉटस्पॉट कंसेप्ट है, ठीक है ना, असल में ये कंजर्वेशन इंटरनेशनल क्या है, ये एक अमेरिकन नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है ना, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, और ये काम ही करती है, प्रोटेक्ट करती है नेचर को, इनका काम ही यही है। तो इनके बेसिस पे इन्होंने हॉटस्पॉट्स को बोला कि भाई हॉटस्पॉट्स को हम कैटेगराइज कैसे करेंगे। तो इन्होंने बोला कि हॉटस्पॉट क्वालिफाई करने के लिए किसी पर्टिकुलर रीजन को अगर एज अ हॉटस्पॉट किसी भी कंट्री में कहीं पे भी एज अ हॉटस्पॉट क्वालिफाई करना है, उसके पास 2 स्ट्रिक्ट क्राइटेरिया होने चाहिए। क्या होने चाहिए? 2 स्ट्रिक्ट क्राइटेरिया। कौन से 2 स्ट्रिक्ट क्राइटेरिया उनके पास होने चाहिए? नंबर 1, इसके पास एटलीस्ट 1500 स्पीशीज़ होनी चाहिए। कितनी? 1500 स्पीशीज़ होनी चाहिए। किस चीज़ की? वेस्क्यूलर प्लांट्स। वेस्क्यूलर प्लांट्स मैम ने आपको प्लांट किंगडम में पढ़ाया होगा, वेस्क्यूलर प्लांट्स, ठीक है ना। मतलब जो वर्ल्ड का टोटल 0.5% है, उससे ज़्यादा इनके पास 1500 वेस्क्यूलर स्पीशीज़ होनी चाहिए, और वो क्या होनी चाहिए? एंड मिक्स होनी चाहिए। क्या मतलब? वहीं पे पाई जाएंगी, कहीं और नहीं। बात समझ आ रही है? ये एक क्राइटेरिया एज अ हॉटस्पॉट, अगर आपको किसी रीजन को कैटेगराइज करना है, उसके पास ये एक कंडीशन और दूसरी कंडीशन भी होनी चाहिए। पहली कंडीशन ये है, ठीक है ना, 1500 स्पीशीज़ वेस्क्यूलर प्लांट्स की होनी चाहिए, जो कंप्राइज करता है मोर देन 0.5% ऑफ वर्ल्ड का तमाम टोटल, और एंडेमिक्स भी उसमें होना चाहिए, ठीक है ना। दूसरा क्या है? लॉस्ट एट लीस्ट इसके पास 70% या मोर देन 70%, बात समझ आ रही है? 70% या मोर देन 70% इसका जो ओरिजिनल हैबिटेट है अभी तक इसने खोया है, बात समझ आ रही है। और इसके पास क्या होना चाहिए? 30% नेचुरल वेजिटेशन है वो होना चाहिए इसके पास। तो 70% इसने लॉस किया है, तभी इसको एज ए हॉटस्पॉट डिक्लेयर करेंगे। बात समझ आ रही है? तो 1999 में क्या काम हुआ, अब फिर से ये देखो, हमने हॉटस्पॉट क्या बोला, हॉटस्पॉट क्या है? हॉटस्पॉट, व्हाट इज़ हॉटस्पॉट? ये एक ऐसा रीजन है जो नॉर्मन मेयर्स ने डिफ़ाइन किया था, जहाँ पे हाई स्पीशीज़ रिचनेस और हाई डिग्री ऑफ एंडेमिज्म पाया जाता है। मतलब वहाँ पे कुछ ऐसी स्पीशीज़ ज़्यादा पॉपुलेशन में पाई जाती है जो कहीं और नहीं पाई जाती है, और कभी कभी वहाँ पे सीवियर लॉस ऑफ हैबिटेट भी होता है। तो उस चीज़ को हम एज अ हॉटस्पॉट डेजिग्नेट करते हैं। कंजर्वेशन इंटरनेशनल ने इस मेयर्स के हॉटस्पॉट थेरी को एक्सेप्ट किया, और 1996 में इन्होंने एक असेसमेंट की, और उस बेसिस पे उन्होंने बोला कि अगर आपको एज अ हॉटस्पॉट क्वालिफाई करना है, आपके पास 2 कंडीशंस होनी चाहिए। नंबर 1 क्या? 1500 स्पीशीज़ ऑफ वेस्क्यूलर प्लांट्स होनी चाहिए, और एंडेमिक्स भी वहाँ पे पाए जाना चाहिए। एंडेमिज्म ऑफ प्लांट्स मतलब वहाँ पे कुछ ऐसी स्पीशीज़ भी होनी चाहिए हाई पॉपुलेशन में जो कहीं और नहीं पाई जाती। दूसरा, उस एरिया का एटलीस्ट 70% हैबिटेट अभी तक लॉस हुआ है, और 30% उसका ओरिजिनल जो वेजिटेशन कवर है वो अभी चल रहा है, तो उसको हम डेजिग्नेट करेंगे कि भाई साहब ये हॉटस्पॉट है। तो 1999 में व्हाट हैपेंड, जो CI है इन्होंने क्या किया, 25 बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स इन्होंने क्या किए, आइडेंटिफाई किए, ठीक है ना। अभी अगर हम बात करें, हमारे पास 36 जो एरियाज़ है वो क्वालिफाई करते हैं एज अ बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट। और ये जो 36 बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स है, ये कितना बनाते हैं? 2.5% बनाते हैं टोटल अर्थ्स लैंड सरफेस एरिया। क्या? अर्थ्स लैंड सरफेस एरिया, उसका 2.5% ही बनाते हैं ये 36, ठीक है। ये आपका कुछ डेटा है, बात समझ आ रही है? अब अगर हम बात करें 2011 में, रिसेंटली क्या हुआ था,
जो ईस्ट ऑस्ट्रेलिया के जो फॉरेस्ट हैं वो इंक्लूड किए गए थे, वो आइडेंटिफाई किया गया था 35th बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट। और जो नॉर्थ अमेरिका का जो कोस्टल प्लेन है, क्या है, कोस्टल प्लेन है, वो 36th बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट आइडेंटिफाई किया गया है, ठीक है ना। लेकिन ये जो है 2016 में लास्ट बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट डेजिग्नेट किया गया था। ये क्या है, जो नॉर्थ अमेरिका के कोस्टल प्लेन्स है वो डेजिग्नेट किए गए थे एज अ बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट। ये तो हुई बात बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स की। दूसरा कंसेप्ट आता है होप स्पॉट। क्या, होप स्पॉट्स। तो ये होप स्पॉट्स क्या है, होप स्पॉट्स आपका एक इनिशिएटिव है, जॉइंट इनिशिएटिव, एक तो IUCN का और प्लस मिशन ब्लू का, ठीक है, मिशन ब्लू का, इन दोनों का एक जॉइंट इनिशिएटिव। IUCN क्या है, आपका इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। बात समझ आ रही है, ये भी हम डिटेल में पढ़ेंगे। इसमें जो इन्होंने क्या दिया था, आपका रेड लिस्ट दिया था, जिसको हम कहते हैं रेड बुक या रेड डेटा लिस्ट, वो भी हम डिटेल में कवर करेंगे, वो क्या चीज़ होती है कंजर्वेशन में जब हम बात करेंगे। अभी हम बेसिक चीज़ें पढ़ रहे हैं। तो ये जॉइंट इनिशिएटिव था होप स्पॉट्स। असल में होते क्या हैं, ये मरीन प्रोटेक्टेड एरियाज है। क्या है, मरीन प्रोटेक्टेड एरियाज, इनको हम कहेंगे होप स्पॉट्स। जैसे कि अगर हम लक्षद्वीप आइलैंड्स की बात करें, किनकी, लक्षद्वीप आइलैंड्स की बात करें, अंडमान निकोबार की बात करें, वो आपके होप स्पॉट्स बन जाते हैं इंडिया में। चलिए, ये तो हो गई ये बात। लेकिन अगर हम बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स की बात करें इंडिया में, किसमें, इंडिया में, तो इंडिया में क्या है, जैसे आपका आता है टोटल कितने बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स है, 4 हैं अभी यहाँ पे। सबसे पहले आपका आता है हिमालय, ठीक है। हिमालय में सिर्फ आपका इंटायर इंडियन हिमालय रीजन नहीं आएगा, पाकिस्तान का एरिया भी आता है, नेपाल, भूटान, चाइना। तो स्पेसिफिकली जो इंटायर इंडियन रीजन है इसमें वो आता है। दूसरा क्या है आपका, इंडो बर्मा हॉटस्पॉट, ठीक है। क्या है, इंडो बर्मा में क्या आता है, नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया आता है, नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया, ठीक है। नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स आते हैं आपके इसमें, ठीक है ना, वहाँ से नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया के साइड में भी, ठीक है ना। और कुछ अंडमान ग्रुप ऑफ आइलैंड्स हैं क्या, अंडमान ग्रुप ऑफ आइलैंड्स, ये हम ज्योग्राफी में डिटेल में कवर करेंगे, आइलैंड्स जब हम पढ़ेंगे, ठीक है। अभी आपको आइडिया लेना है कौन कौन से एरियाज़ है, ठीक है। इसी तरह म्यांमार, थाईलैंड वगैरह, ये अलग से दूसरी कंट्रीज़ है, साथ साथ है, तो ये पूरा एरिया को ही हॉटस्पॉट डिक्लेयर किया जाता है। उसमें आपका इंडिया का पार्ट जो है, जैसे कि नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया है, अंडमान निकोबार आइलैंड्स आपके हो गए। इसी तरह तीसरा कौन सा है, सुंडालैंड्स। क्या, सुंडालैंड्स। तो सुंडालैंड्स क्या चीज़ है, ये आपका निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड्स, ठीक है ना, निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड्स आते हैं आपके, ठीक है ना। मलेशिया, सिंगापुर का एरिया भी इसमें आएगा। इसी तरह सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट फोर्थ, ठीक है, फोर्थ आपका आता है वेस्टर्न घाट्स, ठीक है ना। वेस्टर्न घाट्स भी आपका एक बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है, प्लस श्रीलंका का थोड़ा सा एरिया, ठीक है ना। तो इफ़ यू कैन सी, आई विल शो यू अ मैप। इंडिया की जो बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स इन ब्रीफली, टोटल नंबर ऑफ बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स 4 है हमारे पास, राइट। इसमें से अगर आप देखेंगे हिमालयाज़ का, ठीक है, जो हमने पहले बात की। इसी तरह आप नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया का, ये एक बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट बन जाता है, वेस्टर्न घाट्स का, ठीक है ना। और फोर्थ क्या है आपका, अंडमान निकोबार आइलैंड्स, ठीक है ना। अंडमान निकोबार आइलैंड्स आपके ईस्टर्न साइड से, बात समझ आ रही है। और ये वेस्टर्न घाट्स, थोड़ा सा इसमें श्रीलंका का पार्ट भी आता है। तो हम स्पेसिफिकली इंडिया का ही दिखा रहे हैं, तो दैट इज़ वाई वी आर शोइंग दिस। बात समझ आ रही है। तो ये आपका इंडिया का बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट इन ब्रीफ है, 4 है, समझ रहे हो। और ये टोटल कितना कंबाइन एरिया बनाता है इंडिया का, 24.46 एरिया बनाता है, 24.46% टोटल जियोग्राफिकल एरिया ऑफ इंडिया बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स कंप्राइज करते हैं। बात समझ आ रही है। चलिए, अब अगर हम बात करें PYQ की, बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट में PYQ एक आया था आपका, स्टेटमेंट 2 दिए गए थे। पहला स्टेटमेंट था आपका, बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स आर लोकेटेड इन ट्रॉपिकल रीजन्स। क्या, जो बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स होते हैं ये ट्रॉपिकल रीजन्स में लोकेट होते हैं, ये पहला स्टेटमेंट था। दूसरा था, इंडिया के पास 4 बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है, ईस्टर्न हिमालय, वेस्टर्न घाट्स, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। आप मुझे बताओ इसमें से कौन सा करेक्ट है। चलिए, तो ये 2 स्टेटमेंट्स इसमें से कोई भी करेक्ट नहीं था, क्योंकि इंडिया के पास 4 बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स है, हिमालयाज़ है, लेकिन उसमें अलग अलग ईस्टर्न हिमालय, वेस्टर्न हिमालय करके नहीं है, उसमें हिमालयाज़ है,
इंडो बर्मा, सुंडरलैंड्स, वेस्टर्न घाट्स। इन्होंने क्या दिया था सेकंड स्टेटमेंट? ईस्टर्न हिमालय, वेस्टर्न घाट्स एंड अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। ये तो बिल्कुल गलत है। और बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट सिर्फ और सिर्फ ट्रॉपिकल रीजन्स में नहीं होते हैं, ठीक है ना। तो ये भी गलत स्टेटमेंट था, तो इनमें से कोई भी सही नहीं था। जो ईस्टर्न हिमालय है ये पहले था इंडो बर्मा का हॉटस्पॉट, बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट का पार्ट, ठीक है ना। इसमें भूटान, नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया आता है, बाकी सारी चीज़ें आती है। फिर 2004 में क्या हुआ, जो हॉटस्पॉट री अप्रेजल हुआ, ठीक है ना, इन्होंने क्लासिफाई किया दो रीजन्स को अलग अलग, इंडो बर्मा और न्यूली डिस्टिंग्विश्ड हिमालयाज़ को, ठीक है। असल में पहले ईस्टर्न हिमालय था पार्ट इंडो बर्मा का, फिर इंडो बर्मा अलग किया हॉटस्पॉट और हिमालयाज़ को अलग किया। बस ये थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। लेट्स मूव फॉरवर्ड। नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या पढ़ेंगे? नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन, जिसमें आपका इंस्ट्यू और एक्सट्यू आता है। इंस्ट्यू में क्या चीज़ें आएंगी, एक्सट्यू में क्या चीज़ें आएंगी, और हम IUCN का जो रेड लिस्ट है या रेड बुक है वो हम डिटेल में देखेंगे वो क्या चीज़ें हैं, ठीक है। और भी कुछ कंसेप्ट्स है जो एग्जाम पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट बनते हैं। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। टिल देन टेक केयर, कीप वर्किंग हार्ड, बेस्ट ऑफ लक, एंड इफ़ यू लाइक द कंटेंट प्लीज़ शेयर विद योर फ्रेंड्स जो बेनिफिट हो सकते हैं इससे, एंड कीप सपोर्टिंग, ठीक है। और आगे बढ़ते रहिए। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम्स। टेक केयर।